brought to you by Candid Dusting Powder and American Pistachios. कैंडिड डस्टिंग पाउडर रेडनेस, इरिटेशन, स्वेट रैश और फंगल इन्फेक्शन जैसे 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सॉल्यूशन। अब रहो अनस्टॉपेबल कैंडिड डस्टिंग पाउडर के साथ। Some compromises have to be made in a collision. I have to bear a lot because we cannot have elections every 6 months. चौंकिए मत, आपका लल्लन टॉप अंग्रेजी का चैनल नहीं हो गया है। आज का लल्लन टॉप शो एक अंग्रेजी के कोट यानी कि उद्धरण से शुरू किया है। अब अंग्रेजी है तो हिंदी भी है। क्या है हिंदी? गठबंधन की सरकार में कुछ समझौते करने पड़ते हैं, काफ़ी कुछ सहन करना पड़ता है क्योंकि हम हर 6 महीने में चुनाव नहीं करा सकते। 7 फरवरी 2011 को तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने ये बात कही थी, जो उस वक्त खुद गठबंधन सरकार का लगातार दूसरा कार्यकाल चला रहे थे, यूपीए 2। लेकिन 2014 में एक लहर चली और टिप्पणीकारों ने कह दिया कि केंद्र में गठबंधन सरकारों का दौर अब बीत गया। इस बात को 10 साल ही बीते थे कि अब फिर से गठबंधन का दौर लौट आया है। मनमोहन सिंह ने जिस गठबंधन धर्म का तब जिक्र किया था, जिसका जिक्र उनसे भी पहले प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी किया करते थे, वो अब नरेंद्र मोदी को निभाना होगा। फिर सुनाई देंगे कॉमन एजेंडे और स्टेक होल्डर्स जैसे शब्द और मुमकिन है कि कुछ समझौते फिर करने पड़े, कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग्स भी खूब हों और फिर काफ़ी कुछ सहन भी करना पड़े। यही होता है गठबंधन धर्म, जिसमें डिक्टेट किसी एक व्यक्ति या दल का नहीं होता, सबको समायोजित करना पड़ता है जो सत्ता के जादुई अंक के पार पहुंचने में आपके मददगार बने हैं। इस गठबंधन धर्म को निभाने की बारी एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों की आ गई है। इसकी चुनौतियों पर आज विस्तार से बात करेंगे। नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप शो। हमने शुरुआत में मनमोहन सिंह के बयान का जिक्र क्यों किया, ये समझने के लिए एनडीए के सहयोगी दल जनता दल यूनाइटेड के खेमे से आई कुछ बातें सुननी होंगी। नीतीश कुमार की पार्टी के सीनियर नेता केसी त्यागी ने 6 जून को 3 बड़ी बातें कही। पहली, हम 1 नेशन 1 इलेक्शन के पक्ष में हैं। दूसरी, यूनिफॉर्म सिविल कोड पर हमारा जो रुख पहले था वो अभी भी है, सभी स्टेक होल्डर से बात होनी चाहिए। और तीसरी और जरूरी बात, सरकार को अग्निवीर योजना पर दोबारा विचार करना चाहिए क्योंकि इसका काफी विरोध हुआ है। आइए सुनते हैं। अग्निवीर योजना को लेकर के मतदाताओं के एक हिस्से में नाराजगी रही है। हमारी पार्टी चाहती है कि विस्तार से उन कमियों खामियों को दूर किया जाए, जिसको लेकर के जनता ने सवाल उठाए। केसी त्यागी का बयान आते ही क्या सत्ता पक्ष और क्या विपक्ष प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो गया। आइए सुनते हैं भाजपा और सपा की प्रतिक्रिया। मैं समझता हूँ अग्निवीर व्यवस्था तुरंत खत्म होनी चाहिए। सरकार को स्वीकार करना चाहिए कि उनकी गलती है कि उन्हें अग्निवीर जैसी व्यवस्था नहीं लानी चाहिए। और न केवल अग्निवीर व्यवस्था खत्म होनी चाहिए, बल्कि बहुत से नौजवान जिनको रोजगार नहीं मिल पाया, फौज में जाना चाहते थे, उन्हें उम्र की छूट भी देनी चाहिए। ये पूरी तरह राजनाथ जी ने अपना बयान दिया है, उस पूरी समीक्षा के लिए चिंता किया है। केसी त्यागी का बयान और उस पर आई प्रतिक्रियाएं, इसके बाद से ये चर्चा शुरू हो गई कि क्या बीजेपी को अपने 10 साल के कार्यकाल में लिए गए कुछ फैसलों को रोल बैक करना पड़ेगा। अग्निवीर योजना को सरकार की तरफ से सुधार के एक बड़े कदम के तौर पर पेश किया गया था। मुद्दे और भी हैं, जैसे 1 नेशन 1 इलेक्शन का मुद्दा। आप जानते ही हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत बीजेपी के कई बड़े नेता लगातार इसके पक्ष में बयान देते रहे। इस पर विचार करने के लिए पिछली सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में 2023 में एक कमेटी भी बनाई थी, जिसने मार्च 2024 में रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंप दी थी। हमने अग्निवीर की बात की, हमने 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात की। एक और अहम मुद्दा है यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा। ये बीजेपी के मुख्य एजेंडों में एक रहा है। अग्निवीर योजना के साथ साथ 2022 में अग्निवीर योजना आई थी, उस पर थोड़ा सा विस्तार से आपको बता दें, फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड पर आएंगे। इसके तहत फौज में सीधी भर्ती बंद हो गई। अब सैन्य बलों में 4 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती होती है। 4 साल पूरे होने पर अधिकतम 25% अग्निवीरों को ही स्थायी बहाली मिलती है। बहाली मिलने पर गिनती फिर 1 से शुरू हो जाती, क्योंकि पहले 4 सालों की सीनियरिटी भत्ते वगैरह नहीं मिलते। इस योजना के विरोध में कई तर्क आने के बाद भी केंद्र सरकार ने इसे बार बार उपयोगी ही बताया और अभी तक इस पर अडिग है। हालांकि चुनाव की काउंटिंग से पहले इंडियन एक्सप्रेस अखबार में सूत्रों के हवाले से ये खबर छपी थी कि सरकार अग्निवीर योजना के असर पर
फौज के जरिए एक नया सर्वे करवा रही है, यानी पुनर्विचार भी कर सकती है। इस तरह की खबरें आई थी। लल्लन टॉप जब चुनाव यात्रा पर निकला था तब अलग अलग राज्यों में युवाओं ने अग्निवीर योजना पर खुलकर अपनी बात रखी थी। उसके कुछ अंश समझिए ताकि इस मुद्दे की महत्ता, इसके चुनावी असर दोनों के बारे में आपको जानकारी मिले। तो मैम इन हैंड सैलरी आती है जो वही एक्चुअल सैलरी में काउंट होगी ना, कि मैं अपने मंथ के अनुसार अपने एक्सपेंसेस उसमें करूं। तो और ये बोल रहे हैं कि 9,000 आपको पीएफ में दिए जाएंगे, तो आप इन हैंड दे दो और पीएफ एक्स्ट्रा दे दो। क्या हो रहा है? ये लोग जो कर रहे हैं रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए बोलते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्ट करना चाहते हैं अकॉर्डिंग टू अग्निवीर, परंतु क्या यही एकमात्र साधन है कि जिससे हम रेवेन्यू कलेक्ट कर सकें? कि जैसे कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हम रेवेन्यू कलेक्ट कर सकें, और जैसे कि गो ग्रीन, सीएनजी सब चला लग रहा अभी फ़िलहाल में। तो इन्होंने ये मात्र आर्मी ही क्यों चुना? इन्हें लगता है कि जो ग्रामीण क्षेत्र के वासी हैं वो कम अशिक्षित होते हैं और वे इस चीज़ पर ज़्यादा विरोध भी नहीं करेंगे। आपने देखा होगा पिछले कुछ सालों में देखा कि यूपीएससी का एक कुछ ऐसा हुआ तो उन लोगों ने विरोध करके, और उनको पता है, वे जागरूक है। देश में खासतौर पर राजस्थान, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दूसरे हिस्से भी बिहार, सब जगह जो नौजवान पुलिस भर्ती की या फौज भर्ती की तैयारी करते हैं उनकी तरफ से हमें ये रुख सुनने को मिला। अग्निवीर और यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड दोनों पर ही जेडीयू का बयान भाजपा को असहज कर सकता है, क्योंकि उन्हें जेडीयू को साथ लेकर सरकार बनानी है और चलानी भी है, यानी गठबंधन धर्म निभाना है। और शायद यही वजह है कि अब बयानों में भी इस धर्म की नरमी दिखने लगी है। बिहार के डिप्टी सीएम और भाजपा नेता सम्राट चौधरी ने आज ऐलान कर दिया कि 2025 का बिहार चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। जेडीयू ने कहा कि 2025 में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए चुनाव में जाएगी। अरे तो इसमें दिक्कत क्या है? नीतीश कुमार जी की नेतृत्व में 1996 से भारतीय जनता पार्टी आगे भी रहेगी। इस शपथ के साथ कि जब तक नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के पद से नहीं हटा देंगे तब तक साफा नहीं खोलेंगे। वही सम्राट चौधरी जो अब बदली हुई परिस्थितियों और बदले हुए नंबर गेम में ये बात कह रहे हैं। जब ये बयान आया तो जेडीयू की प्रतिक्रियाएं भी आई, जाहिर सी बात है, जो सहज ही होंगी। लेकिन अब रुख मोड़ते हैं दिल्ली और पटना से हैदराबाद की तरफ, क्योंकि टीडीपी की तरफ से बताया जा रहा है कि एक सूची आई जिसमें कुछ ऐसे मंत्रालयों के नाम हैं जो टीडीपी चाहती है। इंडिया टुडे से जुड़े सूत्र बताते हैं कि इस लिस्ट में सड़क एवं परिवहन मंत्रालय जो पिछली सरकार में नितिन गडकरी संभाल रहे थे, स्वास्थ्य मंत्रालय जो मनसुख मंडाविया संभाल रहे थे, कृषि मंत्रालय जो अर्जुन मुंडा संभाल रहे थे, और आईटी मंत्रालय जो अश्विनी वैष्णव संभाल रहे थे। ऐसी कुछ और भी मंत्रालय हैं जिनकी मांग टीडीपी ने की, और साथ ही एक बड़ी मांग लोकसभा अध्यक्ष के पद की। जब गठबंधन की सरकारें होती हैं तब नंबर गेम, पार्टी की विप, किसकी सदस्यता रहेगी, किसकी जाएगी, इन सब में सबसे बड़ी भूमिका हो जाती है लोकसभा अध्यक्ष की। बताया जा रहा है कि लोकसभा अध्यक्ष के नाम पर टीडीपी की इस मांग से बीजेपी राजी नहीं हो रही है। कहा यह भी जा रहा है कि टीडीपी को उपाध्यक्ष का पद दिया जा सकता है, लेकिन मंत्रालयों पर भी गरारी फंस रही है। उधर जेडीयू का एक नया फॉर्मूला भी सामने आया। 4 सांसदों पर एक मंत्री पद का, यानी जेडीयू के 12 सांसद हैं तो उनको 3 मंत्री पद मिले, टीडीपी के 16 सांसद हैं तो 4। ये भाजपा के लिए एक नए किस्म की परिस्थिति है, इस नई भाजपा के लिए, क्योंकि ऐसी स्थिति अगर होती है तो 7 मंत्री पद तो सीधे सीधे उन्हें इन्हीं 2 पार्टियों को देना होगा। इसके अलावा एलजेपी, रालोद समेत कई छोटी पार्टियां भी हैं, एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना भी। टीडीपी की एक और मांग है, और आज की नहीं बहुत पुरानी मांग, जब से तेलंगाना बना, कि आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा मिले। चंद्रबाबू नायडू अपने पिछले कार्यकाल में 2014 से 19 के बीच भी यही मांग करते रहे, जब एनडीए का हिस्सा नहीं थे तब भी इसी बात को हाईलाइट करके हटे थे। 3 पॉइंट में समझिए ये विशेष राज्य के दर्जे की मांग क्या होती है। विशेष राज्य का दर्जा क्या है? 1969 में 5वें वित्त आयोग की सिफारिश पर कुछ राज्यों के लिए इस दर्जे की शुरुआत की गई थी। इसके तहत उन राज्यों के विकास के लिए सहायता दी जाती है जो सामाजिक, आर्थिक या भौगोलिक रूप से पिछड़े हुए हैं। दूसरा पॉइंट, अभी 11 राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा है। इनके नाम है असम, नागालैंड, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, सिक्किम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, उत्तराखंड और तेलंगाना। तीसरा पॉइंट, विशेष दर्जे वाले राज्यों को केंद्र की योजनाओं के लिए 90% राशि अनुदान के रूप में और 10% राशि
कर्जे के रूप में दी जाती है, जबकि सामान्य राज्यों को 30% राशि अनुदान और 70% राशि कर्जे के रूप में दी जाती है। अब आंध्र की विशेष राज्य के दर्जे वाली मांग को मानना सरकार के लिए कितना आसान या मुश्किल होगा, ये बता रहे हैं हमारे साथी निखिल वाट। आंध्र प्रदेश या कह लीजिए बिहार उड़ीसा को विशेष राज्य का दर्जा देने में सबसे बड़ी अड़चन यह है कि 14वां वित्त आयोग जो आया था उसकी सिफारिश पर स्पेशल कैटेगरी को ख़त्म कर दिया गया है और तब कहा गया कि अगर रिसोर्सेज की कमी पड़ रही है तो टैक्स की जो राशि होगी उसमें हिस्सेदारी बढ़ा दी जा सकती है। 32 से 42 करने का एक मॉडल था, ये स्पेशल असिस्टेंस देने का था, लेकिन दर्जा जो था वो ख़त्म कर देना था। विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए जो शर्त रखी भी गई थी उन पर भी आंध्र खरा नहीं उतरता है। लेकिन जब मनमोहन सिंह सरकार ने 2014 में सूबे के 2 हिस्से किए तो हैदराबाद गया तेलंगाना के पास। ये शहर राजधानी होने के साथ साथ एक बड़ा फाइनेंशियल हब था जहां से रेवेन्यू पैदा होता था। इसलिए सेंटर ने वादा किया था कि नुकसान की भरपाई के लिए विशेष राज्य का दर्जा देंगे। मोदी सरकार के कार्यकाल में चंद्रबाबू नायडू पहले और फिर बाद में वाई जगनमोहन रेड्डी सीएम रहते हुए मांग कर चुके हैं कि विशेष दर्जे वाला जो वादा था सेंटर का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसको पूरा किया जाए क्योंकि माली हालत सूबे की ठीक नहीं है। उनका ये भी दावा है कि बंटवारे के बाद 59% आबादी आई है हिस्से में, लेकिन रिसोर्सेज या रेवेन्यू के जो सोर्सेज हैं वो 47% ही आए हैं। इसके अलावा वो ये भी कहते हैं कि 3.5 लाख करोड़ से ज़्यादा का कर्जा हो गया है और उसकी भरपाई के लिए केंद्र की मदद चाहिए। जैसा कि कहा जा रहा था, विशेष राज्य पर छोटी सी बात करके हम आगे बढ़ेंगे तो पार्टियों की मांग पर अब बढ़ते हैं। चिराग पासवान वाली लोक जनशक्ति पार्टी, इसके पास 5 सांसद हैं। मांगे इनकी भी हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा सकचा रहे हैं। बयान सुनते हैं। मैं पूरी तरीके से इन बातों का मैं खंडन करता हूं। कोई मांग नहीं है और मांग हो भी नहीं सकती है, क्योंकि हम लोग का लक्ष्य ही प्रधानमंत्री जी को प्रधानमंत्री बनाना था। उसके लिए हर एक घटक दल ने अपनी एक ईमानदार भूमिका निभाने का काम किया। ये विशेषाधिकार पूर्णतः मेरे प्रधानमंत्री जी के पास ही है कि वो अपने मंत्रिमंडल में किसको जगह देते हैं, नहीं देते हैं। ऐसे में किसी घटक दल की कोई मांग नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अंग्रेजी अखबार द हिंदू बिजनेस लाइन की पॉलिटिकल एडिटर पूर्णिमा जोशी, उन्होंने बीबीसी से बात की और कुछ यही बयान दिया। उनका कहना है नरेंद्र मोदी की राजनीतिक साख कम हुई है। वो पिछले 2 कार्यकालों की तरह एक तरफा तरीके से नीतियां बनाने और फैसले लेने की स्थिति में नहीं, क्योंकि बीजेपी के पास बहुमत नहीं। कुछ ऐसा ही इशारा टीडीपी की तरफ से भी आया। चुनाव नतीजे आने से पहले ही प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक बैठक करके भाजपा ने रिजल्ट के बाद के 100 दिन का एजेंडा तय किया था। अब उस पर उन्हें पुनर्विचार करना पड़ सकता है, क्योंकि टीडीपी ने कहा है हम सरकार के साथ हैं, लेकिन 100 दिन के एजेंडे पर अंतिम फैसला मिलजुल कर होगा। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बात करें तो 6 जून की उनकी एक बैठक हुई। जेपी नड्डा के आवास पर अमित शाह और राजनाथ सिंह पहुंचे। इधर बैठक चल रही थी, उधर छन छन कर सूत्रों के हवाले से खबरें आई कि 9 जून को शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। पहले ये तारीख 8 जून की बताई जा रही थी। 7 जून को राष्ट्रपति से मिलने के लिए एनडीए नेताओं ने समय भी मांगा है। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू, 2 नेता जिनके एक एक कदम पर इस समय सबकी नजरें टिकी हैं, उन दोनों को भी कहा गया कि शपथ ग्रहण तक आप दिल्ली में ही रहें। इसी नाते चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश में मुख्यमंत्री पद का खुद का शपथ ग्रहण समारोह भी टाल रखा है। बीजेपी के लिए चिंतन सिर्फ यहीं तक नहीं है कि सहयोगियों को कैसे एकोमोडेट करें, बल्कि सीटें कम होने के साथ ही पार्टी के अंदर से भी कुछ आवाजें उठने लगी हैं। गुड़गांव से जीते भाजपा सांसद राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि हरियाणा में 10 साल से हमारी सरकार है, लेकिन चुनाव के समय 10-10 घंटे बिजली काटी गई, इससे मुझे नुकसान हुआ। ये बीजेपी एनडीए के कैंप से आए दिन भर के अपडेट्स हैं। अब चलते हैं सामने वाले बस्ते पर, यानी इंडिया अलायंस के कैंप में। टीएमसी से जुड़े कुछ सूत्रों ने 6 जून को दावा किया कि पश्चिम बंगाल में 3 से 4 बीजेपी के सांसद और विधायक उनकी पार्टी के संपर्क में, और इसको लेकर अगले हफ्ते में टीएमसी कुछ फैसला कर सकती है। इसके बाद भाजपा की तरफ से जवाब आया कि झूठ मत फैलाइए। दूसरी तरफ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में 8 जून को पार्टी की वर्किंग कमेटी की एक बैठक बुलाई गई है। कयास लगाए जा रहे हैं कि इसमें संसदीय दल का नेता चुना जाएगा। किसे? क्या राहुल गांधी को? ऐसा हुआ तो राहुल लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में दिखेंगे। तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी की बात करें तो इसके राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी गुरुवार को अखिलेश यादव से मिलने उनके दिल्ली आवास पहुंचे। इसे लेकर सपा महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव से गुरुवार को पत्रकारों ने पूछा कि क्या इंडिया ब्लॉक सरकार बनाने की कोशिश करेगा। उन्होंने कहा अध्यक्ष जी यानी अखिलेश यादव और अभिषेक बनर्जी के बीच बातचीत हुई है, अभी सभी ऑप्शन खुले हैं। गुरुवार को ही कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के आवास पर इंडिया ब्लॉक के नेताओं की भी बैठक हुई। इसके बाद उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा हम सही समय पर सही कदम उठाएंगे। उधर राहुल गांधी ने 6 जून की शाम मीडिया से बात की। राहुल ने गठबंधन पर बात नहीं की, बल्कि सरकार पर बात की। आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं ने चुनाव के समय बार बार ये कहा कि नतीजे आने के बाद
शेयर मार्केट ऊपर जाने वाला है, पैसा लगा दीजिए। उनकी बातों से लोगों ने पैसा लगाया, शेयर मार्केट ऊपर गया, लेकिन नतीजे आने के बाद बाजार टूटा और लोगों का पैसा फंस गया। पहली बार हमने नोट किया कि चुनाव के समय प्रधानमंत्री ने, होम मिनिस्टर ने और फाइनेंस मिनिस्टर ने स्टॉक मार्केट पर टिप्पणी दी। प्रधानमंत्री ने 2-3 बार 4 बार देश को कहा कि स्टॉक मार्केट तेजी से आगे बढ़ने जा रही है। होम मिनिस्टर ने सीधा कहा कि 4 जून को स्टॉक मार्केट आसमान में जाएगी, लोगों को खरीदना चाहिए। और यही मैसेज फाइनेंस मिनिस्टर ने दिया। फर्स्ट, ये आज थोड़ा हम तो ये क्रोनोलॉजी है। अमित शाह कहते हैं बाय शेयर्स बिफोर 4 जून। 19 में नरेंद्र मोदी जी कहते हैं स्टॉक मार्केट विल ब्रेक रिकॉर्ड्स ऑन जून 4। फिर 28 मई को रिपीट करते हैं। 1 जून मीडिया झूठे एग्जिट पोल रिलीज करती है। बीजेपी का ऑफिशियल जो इंटरनल सर्वे था वो उनको 220 सीट दे रहा था। तो ये इंफॉर्मेशन बीजेपी के लीडर्स के पास था। इंटेलिजेंस एजेंसीज ने 200 और 220 के बीच में सरकार को बताया था कि उनकी सीट्स आ रही हैं। 3 जून को स्टॉक मार्केट सारे रिकॉर्ड तोड़ देता है और 4 जून को खटाक से स्टॉक मार्केट अंडरग्राउंड चला जाता है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और रायबरेली और वायनाड से चुनाव जीतकर आने वाले राहुल गांधी ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी आरोप लगाया कि सरकार ने बाजार को लेकर भ्रम फैलाया और इस पूरे मामले की जेपीसी यानी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी से जांच की जानी चाहिए। Why did PM&HM give specific investment advice to the 5 crore families investing in the stock market? Is it their job to give investment advice? Second, why both interviews were given to the same media house owned by the same business group which is also under SEBI investigation for manipulating stock market? Third, what is the connection between the BJP, the fake exit pollsters and the dubious foreign investors who invested one day before the exit polls were announced and made a huge profit at the cost of 5 crore families? We demand a JPC into this. दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 मई को एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा था कि निवेशक भाजपा सरकार द्वारा लागू किए गए बाजार समर्थित सुधारों से वाकिफ हैं और 4 जून को जब नतीजे आएंगे तो भाजपा और शेयर बाजार दोनों नई ऊंचाइयां छुएंगे। इससे कुछ दिन पहले गृह मंत्री अमित शाह ने भी एक टीवी इंटरव्यू में कहा था कि 4 जून को नतीजे आने के बाद बाजार ऊपर जाएगा। शाह ने यह भी कहा था कि जिनको भी शेयर्स खरीदने अभी खरीद लें। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के बयानों का बाजार पर क्या असर पड़ा और अब राहुल गांधी क्या आरोप लगा रहे हैं, इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं जानकार। सेबी का ये सेबी के जो नियम है निवेश के लिए कि जब भी आप निवेश की सलाह देते हैं तो अगर आप बहुत ही पर्टिकुलरली अगर आप बोलते हैं किसी कंपनी पे निवेश करो तब आप जो है जांच के दायरे में आ सकते हैं। लेकिन आपने अगर पूरी तौर से बोला कि नहीं आप भारत में निवेश करो या इंडिया के कंपनियों में निवेश करो तो आपने कुछ किसी के निवेश के लिए नहीं बोला है, ओवरऑल एक बास्केट के ऊपर बोला है। तो मुझे नहीं लगता कि इस पे कोई भी नियम की तरह से कुछ देखा जा सकता होगा। ये सब बातें आपके सामने हैं और है मांग राहुल गांधी की कि जेपीसी की जांच हो। जेपीसी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी राज्यसभा और लोकसभा के सदस्यों को मिलाकर बनाई जाती है। ये संसद की ऐसी कमेटी होती है जिसमें सभी राजनीतिक दलों की समान भागीदारी होती है, यानी हर पार्टी से सांसद इसमें शामिल होते हैं। बड़ी खबर यहीं तक। अब बारी दिन की एक अहम सुर्खी पर जो सुप्रीम कोर्ट से आई। भयंकर गर्मी के बीच दिल्ली में बीते कुछ दिनों से लगातार जल संकट चल रहा है। पीने के पानी की कमी हो गई है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश से कहा कि दिल्ली को अतिरिक्त पानी मुहैया कराए।
पानी हिमाचल से दिल्ली तक ठीक तरीके से छोड़ा जाए, ये सुनिश्चित करना है हरियाणा सरकार को। दरअसल दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में 31 मई को याचिका लगाई थी, मांग की थी कि हरियाणा और हिमाचल 1 महीने तक दिल्ली को एक्स्ट्रा पानी दें। कोर्ट से अपील की गई कि वो इन दोनों राज्यों को निर्देश दें। इसी मामले की 6 जून को जस्टिस पी.के. मिश्र और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की बेंच ने सुनवाई की। कहा कि हिमाचल को पानी देने में कोई आपत्ति नहीं, इसलिए वह 137 क्यूसेक पानी दिल्ली के लिए छोड़े। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार को निर्देश दिया कि वो हथनी कुंड बैराज से दिल्ली के वजीराबाद तक पानी पहुंचाने में मदद करें। कोर्ट ने दिल्ली सरकार से भी पानी की बर्बादी रोकने को कहा। इससे पहले 3 जून की सुनवाई में कोर्ट ने कहा था कि सभी राज्य इस बात पर सहमत हैं कि दिल्ली के नागरिकों के सामने पानी की समस्या को लेकर आपस में टकराव नहीं करेंगे और समाधान निकाला जाएगा। अब दिल्ली जल संकट को लेकर कुछ बेसिक जानकारी। दिल्ली के पास अपना कोई जल स्रोत नहीं है। उत्तराखंड और हरियाणा से होते हुए यमुना का पानी आता है, बरास्ता यूपी। हरियाणा गंगा नदी और भाखड़ा नांगल का पानी भी आता है। 2023 की एक रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली को हर दिन यमुना से 38.9 करोड़ गैलन, गंगा नदी से 25.3 करोड़ गैलन और भाखड़ा नांगल से रावी व्यास का 22.1 करोड़ गैलन पानी मिलता था। कुएं, ट्यूबवेल और ग्राउंड वाटर जैसे सोर्स मिलाकर दिल्ली को हर दिन 96.9 करोड़ गैलन पानी मिलता है। लेकिन दिल्ली की 2.25 करोड़ से ऊपर की आबादी को हर दिन चाहिए 129 करोड़ गैलन पानी। अब जब भयंकर गर्मी में ये मांग पूरी नहीं हो पा रही तो बड़ा जल संकट पैदा हो गया है। उम्मीद है अन्य राज्यों के सहयोग और दिल्ली की समझदारी दोनों को मिलाकर ये समस्या सुलझेगी। अब दूसरी सुर्खी का रुख करते हैं। ये सुर्खी हाल ही में मंडी से निर्वाचित कंगना रनौत, भाजपा की नेता, उनसे जुड़ी हुई है। कंगना चंडीगढ़ से दिल्ली आ रही थी। उनका आरोप है कि चेक इन के वक्त सीआईएसएफ की जवान कुलविंदर कौर ने उन्हें थप्पड़ मारा। वीडियो में कुलविंदर कह रही हैं कि कंगना ने कहा था कि किसान आंदोलन में लोग जो धरने पर बैठे हैं उनकी देशभक्ति को लेकर संदेह जताया गया था और इसलिए उन्होंने उग्र होकर ऐसा कहा। इस मामले की जांच चल रही है। किसी के भी विचारों से इत्तेफाकी ना इत्तेफाकी हो सकती है, लेकिन किसी भी किस्म की हिंसा गलत है, अपराध है। जिन लोगों का काम सुरक्षा का है, जिन्होंने खाकी वर्दी पहनी है, उन पर यह जिम्मेदारी और भी ज़्यादा लागू होती है। सत्ता पक्ष या विपक्ष के किसी भी सांसद से, बल्कि किसी भी नागरिक से, व्यक्ति से आप वैचारिक मतभेद रख सकते हैं, लेकिन इस तरीके से हमला करना अपराध है और ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए और फोर्सेस के लेवल पे तो कतई नहीं। आज का ललन टॉप शो यहीं पर समाप्त होता है। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुक्रिया। शुभ रात्रि।